आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 न्यायपालिका। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे सर्वोच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, ये सब के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। ठीक है, यहाँ देखिए भारतीय संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र रखा गया है। ठीक है, इसका अभिप्राय है विधायिका और कार्यपालिका जैसे राज्य की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के कार्य में दखल नहीं दे सकती है। ठीक है, मतलब ये स्वतंत्र रूप से न्यायपालिका कार्य कर सकती है, ना ही विधायिका ना ही कार्यपालिका किसी कार्य के लिए इसे बाध्य कर सकती है। ठीक है, अदालतें विधायिका एवं कार्यपालिका के अधीन नहीं है और ना ही वे इन संस्थाओं के स्वार्थ के लिए कार्य करती है। ठीक है, न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका के द्वारा तो होती है, किंतु ऊपर न्याय देने के संदर्भ में कार्यपालिका का कोई दबाव नहीं होता। ठीक है, अतः एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को हटाना आसान नहीं होता है। मतलब जोर जबरदस्ती से ये लोग इस न्यायपालिका के ऊपर ये नहीं कर सकते, दबाव नहीं डाल सकते हैं कि यही कार्य को करना है। ठीक है, वे स्वतंत्र रूप से किसी भी कार्य को संपन्न कर सकते हैं। ठीक है, और सभी के लिए न्याय व्यवस्था एक ही है, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे वो आम व्यक्ति हो, सभी के लिए एक ही न्याय व्यवस्था लागू किया गया है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ भारत का हर एक व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है। हाँ, क्यों नहीं, हर व्यक्ति अदालत या तो न्यायालय का शरण ले सकता है। ठीक है, यदि उसका किसी प्रकार से मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है जो हमें संविधान के तहत अनुच्छेद में दिया गया है, तो उससे वो आवाज़ उठा सकता है अपने मौलिक अधिकार के प्रति। ठीक है, आगे देखिए, या उसे सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं, कोई भी गरीब व्यक्ति या कानूनी कार्रवाई में जाए उसे वो मुश्किल होता है, क्योंकि पैसा, समय, कागजी कार्रवाई होता है, व्यक्ति के पास पैसा की कमी होता है, समय का अभाव होता है, प्लस उनके पास शिक्षा का अभाव होता है, वो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, जिसके कारण उसका जो भी प्रॉब्लम रहता है वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, अदालत तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिए क्या कर सकते हैं, जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है, जनहित याचिका किसे कहते हैं, देखिए किसी कानून या व्यवस्था से जनता के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो। ठीक है, और जनता के हित में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में दायर की जाने वाली याचिका को जनहित याचिका कहा जाता है। ठीक है, यह याचिका कोई भी व्यक्ति या संस्था दायर कर सकता है। ठीक है, और जनहित याचिका दायर करने की आवश्यकता क्यों आवश्यकता पड़ी, यहाँ देखिए, जो व्यक्ति अशिक्षित हो और उसका पूरा परिवार दैनिक मजदूरी पर निर्भर हो, उसे न्यायालय में जाने और न्याय पाने की उम्मीद में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ठीक है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने 1980 में ये जनहित याचिका की व्यवस्था की गई, जिससे कि आम लोग भी क्या कर सके, अपनी बातों को ऊपर तक पहुंचा सके। ठीक है, और ये जब व्यवस्था की गई जनहित याचिका, तो ये संस्था के द्वारा लोग अपने बातों को क्या किए, सर्वोच्च न्यायालय या तो उच्च न्यायालय तक पहुंचाए। ठीक है, और उसके साथ साथ अब तो यह भी व्यवस्था किया गया है कि लोग तार या डाक के द्वारा भी, पत्र के द्वारा भी क्या करते हैं, लोगों उच्च न्यायालय या तो फिर न्यायालय में अपनी बातों को रख सकते हैं और इनसे उनको क्या होता है, न्याय मिलता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर क्या बोलता है, कानूनी प्रक्रिया को न्यायालय से सरल बना दिया गया है। हाँ, मतलब निरंतर इसे क्या किया जा रहा है, लोगों के हित को ध्यान में रखकर निरंतर इसे सरल बनाया जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार को भी जनहित याचिका माना जाता है। ठीक है, शुरुआत में हम लोग देखे थे बहुत सारे ऐसे मुद्दे आते थे, बहुत सारे मुद्दों को जनहित याचिका के माध्यम से निष्पादित किया गया था। ठीक है, मतलब हटा दिया गया था, लेकिन अब
ये अपनी बातों को लोगों के समक्ष रख सकते हैं और लोग इससे क्या कर सकते हैं, न्याय दे सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए बंधुआ मजदूरी को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने और बिहार में सजा काटने के बाद भी रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका दायर की गई थी। ठीक है, यहाँ पर देखिए बंधुआ मजदूरी। ठीक है, जनहित याचिका से बहुत सारे लोगों को मुक्ति दिलाई गई, जैसे बंधुआ मजदूरी हो गया। बंधुआ मजदूर को मुक्ति दिलाई गई। इन लोगों के पास बुद्धि और पैसे कमी के होने के कारण वो अपने बात लोगों के समक्ष नहीं रख सकते थे, लेकिन संस्था के द्वारा बंधुआ मजदूरी को क्या कर दिया गया, रिहा किया गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या बतलाता है, यहाँ देखिए चित्रिका में ना क्या बतलाने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, जैसे वर्ष 2001 में राजस्थान और उड़ीसा में पड़े सूखे की वजह से लोगों के सामने भोजन की भारी अभाव पैदा हो गया था। ठीक है, खां में देखिए सरकारी गोदाम अनाज से भरे पड़े थे, परंतु सारा गेहूं चूहों की भेंट चढ़ गया था। ठीक है, इस स्थिति में देखते हुए पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी नामक एक संगठन ने उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। इस याचिका में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित जीवन के मौलिक अधिकारों में भोजन का अधिकार शामिल है। ठीक है, राज्य ने संसाधन कम होने के कारण भोजन की उपलब्धता कराने में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी। उच्चतम न्यायालय ने राज्य की दलील खारिज करते हुए आदेश दिया कि यह राज्य का दायित्व बनता है कि वह सभी लोगों तक भोजन की उपलब्ध सुनिश्चित करें। ठीक है, आगे देखिए उच्चतम न्यायालय ने सरकार को रोजगार सृजन करने, राशन के सरकारी दुकानें के माध्यम से सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराने और विद्यालयों में दोपहर के भोजन की व्यवस्था करने का आदेश दिया। न्यायालय ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में रिपोर्ट देने के लिए 2 खाद्य आयुक्तों को नियुक्त किया। देखिए इस स्थान पर बताया गया है कि किस तरह से हमारे देश में 2001 में सूखा पड़ा था राजस्थान और उड़ीसा में। ठीक है, और उसमें इन सूखा पड़ने के कारण लोगों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो इसमें जो गोदाम में अनाज रखे हुए थे, वो गोदाम का जो अनाज था उसे चूहा यूं ही चट कर रहे थे। ठीक है, तो चूहा खाए उससे अच्छा है कि क्या करे, ये जो अनाज है उसको लोगों के लिए लगाया जाए। ठीक है, तो ये योजना किया गया उच्चतम न्यायालय के द्वारा। और क्या किया गया, लोगों को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसके पालन करते हुए लोगों के लिए भोजन व्यवस्था किया गया। ठीक है, और लोगों को भोजन उपलब्ध किया गया विपरीत परिस्थिति में। ठीक है, और आगे देखिए यहाँ पर क्या बोलता है, सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में बच्चों को दिया जाने वाला दोपहर का भोजन मिड डे मील की भी व्यवस्था की गई। हम लोग जानते हैं ना, जो सरकारी स्कूल है वहाँ बच्चों को बहुत कठिनाई होता है, जिसके कारण बच्चों को उत्साहित करने के लिए, ठीक है, मिड डे मील की व्यवस्था की गई, जिससे कि बच्चे स्कूल आ सके और शिक्षा ग्रहण कर सके। ठीक है, और उसकी आर्थिक समस्या भी हल हो सके। ठीक है, और आगे देखिए संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की व्याख्या करने पर न्यायालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, देखते कि अनुच्छेद 21 की व्याख्या करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल है। ठीक है, इसे अनुच्छेद 21 में दिया गया है कि जीवन के अधिकार के साथ ना व्यक्ति को भोजन की भी अधिकार होने की आवश्यकता है, तभी वो व्यक्ति क्या कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। ठीक है, अतः न्यायालय ने राज्य को आदेश दिया कि वह दोपहर के भोजन की योजना सहित सभी बच्चों को भोजन मुहैया कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए। ठीक है, और इस दिशा में कदम उठाया गया और सभी सरकारी विद्यालयों में मिड डे मील की व्यवस्था की गई। ठीक है, आगे देखिए न्यायालयों में केस का निर्णय होने से अधिक समय लग जाता है, लेकिन लोकतांत्रिक भारत में न्यायपालिका ने कार्यपालिका एवं विधायिका पर अंकुश लगाम नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में बहुत हद तक सफलता पाई है। ठीक है, हम लोग जानते हैं ना, हमारा भारत देश जो है वो लोकतांत्रिक देश है, मतलब लोगों का शासन। ठीक है, तो इस जगह में हमारा जो भी समस्या रहती है उसे क्या करते हैं, वो जल्द से जल्द समस्याओं का हल करते हैं। ठीक है, और बहुत हद तक क्या किए हैं, ये सफलता पाए हैं। ठीक है, आज का क्लास इतना ही रहेगा। धन्यवाद।